Hello everyone, good morning, welcome to all of you, this is Pooja. डियर पेरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम प्रीवियस क्लास में टीजीटी बायोलॉजी का मॉडल पेपर सेकेंड कर रहे थे, जिसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हम लोग केवल 20 क्वेश्चंस कर पाए थे और उसके बाद वीडियोस ऑफ हो गई थी। वीडियो ऑफ हो गई थी तो हम आज लोग यहीं से 22 के क्वेश्चंस के बाद स्टार्ट करेंगे। टीजीटी बायोलॉजी मेनली हम आपके लिए यूपी टीजीटी और ईएमआरएस 2023 के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। आपके ईएमआरएस में टीजीटी बायोलॉजी में टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हम 2 पार्ट्स में 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो चलिए पेरेंट्स क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, बुक गिल्स इज प्रेजेंट इन। इनमें से बुक गिल्स किस में प्रेजेंट होती हैं? स्पाइडर, स्कॉर्पियन, प्लीज करेक्ट द स्पेलिंग, पेरीप्लेनेटा एंड लाइमुलस। हम जानते हैं ये सभी मेंबर्स फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। तो अगर फाइलम आर्थ्रोपोडा में हम रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो देखिए 3 मेजर क्लास हैं जिनके आपको रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स याद रखना है। नाउ फाइलम आर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है। अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट में फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का है, मोलस्का। क्लियर? फाइलम आर्थ्रोपोडा में मेजर 3 ऐसी क्लासेस हैं जिनके आपको रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स याद रखने हैं। क्लास इंसेक्टा में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं? ट्रेकिया हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट हैं ये कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो इनमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन ट्रेकिया हैं। क्रिस्टेशियंस कैसे होते हैं? मोस्टली ये एक्वाटिक हैं। जो सभी क्रिस्टेशियंस हैं ये कैसे हैं? एक्वाटिक हैं, और इनमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? गिल्स। इसके बाद बात करें क्लास एरेक्निडा की, तो क्लास एरेक्निडा के भी सभी मेंबर्स टेरेस्ट्रियल हैं और इनमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स बुक लंग होते हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं? बुक लंग। क्लास एरेक्निडा में स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, टर्माइट्स ये सभी आ जाते हैं। एंड अगर हम बात करें लाइमुलस की, तो लाइमुलस क्लास याद रखना आप, लाइमुलस क्लास मेरोस्टोमेटा से बिलोंग करता है, मेरोस्टोमेटा, और इसके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं? दैट इज बुक गिल्स। इसके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं? बुक गिल्स। इनके गिल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है जैसे बुक के पेज जो अरेंजमेंट होते हैं उस तरीके से, इसलिए हम इन्हें बुक गिल्स कहते हैं। क्लियर? लाइमुलस जो है ये एक लिविंग फॉसिल है और इसे हम क्या कहते हैं? कॉमनली हम इसे किंग क्रैब भी कह देते हैं। किंग क्रैब याद रखना, इसे और क्या कहते हैं? किंग क्रैब। क्लियर? अगर हम बात करें क्लास इंसेक्टा में, कभी कभी इनके जो लेग्स हैं इनको पेयर में पूछा जाता है। तो इंसेक्टा में कितने पेयर्स लेग होते हैं? आप याद रखेंगे 3 पेयर्स लेग होते हैं, यानी कि 6 लेग्स होते हैं। क्लास एरेक्निडा में 4 पेयर लेग्स होते हैं, यानी कि इनके पास टोटल 8 लेग्स होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था स्पाइडर और मॉस्किटो में लेग्स कितने होते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? प्लीज़ आप इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडम्स एप्पल इज आउट ग्रोथ ऑफ मेल। मेल में हम जो है किसकी आउट ग्रोथ को एडम्स एप्पल कहते हैं। तो आपने देखा होगा जो मेल्स हैं उनके नेक रीजन में इस तरीके से हमें आउट ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये आउट ग्रोथ किसकी होती है, थायरॉयड कार्टिलेज, क्रिकॉयड कार्टिलेज, एरेटिनॉयड कार्टिलेज या फिर कार्टिलेज ऑफ संटोरनी या फिर कार्टिलेज ऑफ संटोरनी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो ये आउट ग्रोथ है ये थायरॉयड कार्टिलेज की होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए जो मेल की वॉइस होती है ना, वो थोड़ा सा हैवी होती है ना, हैवी होती है, भारी आवाज़ इन लोगों की होती है एडम्स एप्पल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द थोरैसिक वर्टिब्री। ट्रेकिया है ना, विंड पाइप, ये किस थोरैसिक वर्टिब्री के बेस पर ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। एट 4 थोरैसिक वर्टिब्री, एट द 5th थोरैसिक वर्टिब्री या फिर एट 6th थोरैसिक वर्टिब्री या फिर एट 9th थोरैसिक वर्टिब्री। तो एक बार हम डायग्राम के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सपोज ये क्या है हमारा, ये हमारा लैरिंग्स है ना, और लैरिंग्स को कवर करने ये हमारी एपीग्लॉटिस है। एपीग्लॉटिस और ये क्या है, दैट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स ये हमारी एपीग्लॉटिस है, इसे हम ट्रेकिया कहते हैं या इसी को हम विंड पाइप भी कह देते हैं, विंड पाइप। जब ट्रेकिया फर्दर आगे चलकर 2 पार्ट्स में या 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। राइट ब्रोंकस राइट लंग में जाता है और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जाता है। क्लियर। जो ये ट्रेकिया है, जो विंड पाइप है, जो फर्स्ट टाइम ये 2 ब्रोंकस में डिवाइड होती है, तो ये किस वर्टिब्री पर, तो ये 5th वर्टिब्री पर डिवाइड होती है, 5th थोरैसिक वर्टिब्री। याद रखना 5th थोरैसिक वर्टिब्री। फर्दर ये ब्रोंकस आगे चलकर सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं। ये आपका प्राइमरी ब्रोंकस है, ये भी आपका प्राइमरी ब्रोंकस है ना, और फिर ये आगे चलकर सेकेंडरी ब्रोंकस एंड टर्सरी ब्रोंकस में डिवाइड होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपसे जो सबसे फर्स्ट टाइम ट्रेकिया राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस पे डिवाइड होती है, तो ये 5th थोरैसिक वर्टिब्री। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आप देखेंगे कि लेफ्ट लंग्स की तरफ एक डिप्रेशन होता है इस तरीके से, इसे हम कार्डियक नॉच कहते हैं, और यहाँ पर हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेल्स ऑफ हनी बी आर प्रोड्यूस बाई सेक्सुअली बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन या फिर पार्थिनोजेनेसिस। जो हनी बी है इसमें मेल हनी बी किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, तो एक बार हम हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे। हनी बी जो है ये मेल और फीमेल हनी बी की अगर बात करें हम, फीमेल हनी बी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। इनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 32। इनमें क्रोमोसोम का नंबर 32 होता है। फीमेल हनी बी डिप्लॉयड होती है और इनकी जर्म सेल्स मियोसिस करेंगी और ओवा को प्रोड्यूस करती हैं। जो ओवा को प्रोड्यूस करेंगी तो ओवा ये कैसा होगा, हेप्लॉयड। और जो मेल हनी बी है वो स्ट्राइल होते हैं
और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। इनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 16। क्लियर। और ये क्या करते हैं, ये माइटोसिस के थ्रू स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अभी भी ये कैसा है, इसका स्पर्म सेल हैप्लॉइड है। ये फीमेल ओवम के साथ फ्यूज कर जाता है ना। आफ्टर इंटरकोर्स के बाद जो मेल स्पर्म है फीमेल ओवा के साथ फ्यूज कर जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। अब जाइगोट कैसा हुआ, 2n, है ना। 16 क्रोमोसोम ओवम से मिले, 16 क्रोमोसोम स्पर्म से, जाइगोट डिप्लॉयड हो गया। अब जाइगोट में लार्वल डेवलपमेंट होता है और इसके बाद फीमेल हनी बी डेवलप्ड होती है। जाइगोट से फीमेल हनी बी डेवलप होती है। अब ये हनी बी दो तरीके से की हो सकती हैं, या तो फिर ये क्वीन होंगी या फिर ये वर्कर्स होंगी। क्लियर। जो वर्कर्स होती हैं ये स्टेराइल होती हैं, हनी बी जो क्वीन होती है ये फर्टाइल होती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अब मेल हनी बी का फॉर्मेशन कैसे होगा, मेल हनी बी कैसे प्रोड्यूस होगा, तो जो फीमेल हनी बी का अनफर्टिलाइज्ड ओवम है ना, ये कैसा है, हैप्लॉइड है। अनफर्टिलाइज्ड ओवम ही वाया पार्थिनोजेनेसिस ये मेल हनी बी में डेवलप हो जाता है। क्लियर। तो जो मेल हनी बी हैं ये कैसे होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। फीमेल हनी बी कैसी होती है, फर्टाइल होती है और डिप्लॉइड होती है। तो मेल हनी बी का फॉर्मेशन बाया पार्थिनोजेनेसिस होता है। क्लियर। मेल हनी बी को हम क्या कह देते हैं, ड्रोन, इसे हम ड्रोन कहते हैं। क्लियर। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, द मेल ऑफ हनी बी आर प्रोड्यूस वाया पार्थिनोजेनेसिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोज्ड टू द ओवरी इज। क्लोजेस्ट टू द ओवरी, जो फैलोपियन ट्यूब है ये ओवरी के जब क्लोज में होती है तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, बस जस्ट समझने के लिए सपोज करिए ये आपका एक यूट्रस है ना, ये क्या है, यूट्रस है और ये इसकी फैलोपियन ट्यूब है। तो जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं और यूट्रस से ये ओवरी अटैच है। तो आपसे पूछा गया है फैलोपियन ट्यूब का क्लोजेस्ट टू द पार्ट ऑफ ओवरी, ओवरी के पास कौन सा क्लोजेस्ट पार्ट है। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये वाला पार्ट इस्थमस है, इसे हम इस्थमस कहते हैं, और ये वाला पार्ट आपका एम्पुला है, एम्पुला। एंड ये जो ओवरी के पास पार्ट होता है इसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं, है ना। ये इसकी फिम्बरी है जो कि जब ओवरी से ओवा प्रोड्यूस होगा उसे ये एक्सेप्ट करेंगी और उसके बाद सीलियल मूवमेंट के थ्रू ये फर्टिलाइजेशन के लिए एम्पुला रीजन में आएगा, है ना। और यहाँ से स्पर्म आएंगे और फर्टिलाइजेशन एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर होता है। या फिर हम नॉर्मली कह देते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है। क्लियर। तो ओवरी के क्लोजेस्ट पार्ट कौन सा है फैलोपियन ट्यूब का, दैट इज इनफंडिबुलम। सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इनफंडिबुलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। मेमरी ग्लैंड्स किसका मॉडिफिकेशन है, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड या फिर इंडोक्राइन ग्लैंड। तो अगर हम बात करें मेमरी ग्लैंड्स की तो ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। नियोनेट को, जो न्यूबॉर्न बेबी है, इन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए है ना। तो जो मेमरी ग्लैंड्स हैं ये किसका मॉडिफिकेशंस होती हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्वेट ग्लैंड। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड,
ग्लैंड के सिक्रीशन की बेसिस पे बात करें तो सिक्रीशन के बेसिस पर ग्लैंड 3 तरीके की होती हैं। आप इसे याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। 3 टाइप्स की होती हैं ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन: होलोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड एंड मीरोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड जो कंप्लीट सेल इज डिटैच्ड फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट हैं और इनका जो सिक्रीशन है इन सेल्स में प्रेजेंट है ना। और ये ऐसी सेल्स हैं जब इनका सिक्रीशन होता है तो ये होल सेल अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल से डिटैच हो जाती है और ये अपना केमिकल सिक्रीट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर होल सेल्स जो है ब्रस्ट हो जाती है। द कंटेंट आउटसाइड एंड सेल डाई अल्टीमेटली आफ्टर रिलीज टू प्रोडक्ट, या जो भी यहाँ पर ये सिक्रीशन करेगी। एंड अगर बात करें एपोक्राइन ग्लैंड की, तो एपोक्राइन ग्लैंड या इसको हम एपीक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, इसमें सिक्रेटरी प्रोडक्ट एक्यूमुलेट एट द टिप ऑफ सेल्स। जो ये सेल्स हैं इनकी सेल्स की टिप पर यहाँ पर इनका सिक्रीशन एक्यूमुलेट हो जाता है और उसके बाद इनकी सेल्स ये टिप ही यहाँ से डिटैच हो जाती है। तो यहाँ पर होल सेल ब्रस्ट नहीं होती है। और इसके अंतर्गत कौन सी हमारी इन ग्लैंड्स आती हैं, दैट इज़ मेमरी ग्लैंड। जो मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड जो है ये एपोक्राइन ग्लैंड है। एंड बात करें मीरोक्राइन ग्लैंड की, तो सिक्रीशन ऑफ सेल कम्स आउट बाया डिफ्यूज़न। जो ये सेल्स हैं है ना, ये जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं इनका जो सिक्रीशन है, ये सेल से सिक्रीशन बाहर कैसे आएगा, वाया सिंपल डिफ्यूज़न है ना, डिफ्यूज़न के थ्रू। तो इसमें कोई भी सेल डिटैच नहीं होता, सेल का कोई पार्ट, ना ही सेल ब्रस्ट होती है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसमें आ जाता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, एक सेकेंड, होलोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत सिबेसियस या सेरुमेन ग्लैंड आती हैं, सिबेसियस ग्लैंड या फिर सेरुमेन हमारी ईयर की ग्लैंड्स। एपोक्राइन में मेमरी ग्लैंड्स आती हैं, मेमरी ग्लैंड्स। एंड मीरोक्राइन ग्लैंड, इसमें आपकी स्वेट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड आ जाती हैं, स्वेट ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर। तो आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है होलोक्राइन टाइप की ग्लैंड कौन सी है, सिबेसियस ग्लैंड। एपोक्राइन टाइप की कौन सी ग्लैंड्स हैं, मेमरी ग्लैंड्स। और मीरोक्राइन टाइप की कौन सी ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इसके साथ साथ इसी में आपका आ जाता है गोबलेट सेल्स, हमारे स्टमक की यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स हैं गोबलेट सेल। इसके अलावा पैनेथ सेल, आपने सुना होगा पैनेथ सेल। पैनेथ सेल जो कि हमारी इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं और ये पैनेथ सेल भी यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर होती हैं। तो गोबलेट सेल्स और पैनेथ सेल्स यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेल ऑर्गेनली इज एब्सेंट इन ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन के स्पर्म में कौन सी सेल ऑर्गेनली एब्सेंट होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फिर गोल्जी बॉडी। तो अगर हम बात करें ह्यूमन स्पर्म की, तो ह्यूमन का स्पर्म जो है स्पून शेप्ड होता है। ह्यूमन स्पर्म कैसा होता है, स्पून शेप्ड होता है। ये ह्यूमन स्पर्म 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये इसका हेड रीजन है, हेड, और ये इसका नेक रीजन एंड ये इसका टेल रीजन, ये इसका टेल रीजन। फिलामेंटस इसकी टेल होती है जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है और ये इसका मिडिल पीस है, मिडिल पीस। क्लियर। गोल्जी बॉडी मॉडिफाई होकर क्या बनाती है, एक्रोसोम, जो कि क्रोमोसोम के हेड पर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, एक्रोसोम। ये इसका न्यूक्लियस है, यानी स्पर्म का ये जेनेटिक मटेरियल है।
और स्पाइरल शेप्ड इसके मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि स्पर्म के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है और ये इसका फिलामेंटस टेल है। क्लियर। तो यहाँ पर कौन सी गोल्गी बॉडी एब्सेंट होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, ये इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड गोल्गी बॉडी जो मॉडिफाई होके एक्रोसोम का फॉर्मेशन करती है। सो यहाँ पर एब्सेंट क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ह्यूमन स्पर्म में एब्सेंट होती है। आप हमें बताएंगे अमीबॉयड शेप स्पर्म किस ऑर्गेनिज्म का होता है? एमीबॉयड शेप स्पर्म किस ऑर्गेनिज्म का होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बीडर्स कैनाल इज फाउंड इन टेस्टिस ऑफ बर्ड्स, किडनी ऑफ फ्रॉग, किडनी ऑफ मैमल या फिर ओवरी ऑफ मैमल। बीडर्स कैनाल कहाँ देखने को मिलती है? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉग की किडनी में बीडर्स कैनाल प्रेजेंट होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि जो बर्थ कंट्रोल के लिए कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स प्रेजेंट टाइम में मोस्टली यूज़ की जाती है इंडिया एट प्रेजेंट? ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, डायाफ्राम, IUDS इंट्रा यूटेराइन डिवाइस या फिर सर्विकल कैप्स। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इंडिया में प्रेजेंट टाइम में कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में हार्मोनल डिवाइस भी हैं और नॉन हार्मोनल डिवाइस भी यूज़ की जाती हैं। अगर नॉन हार्मोनल डिवाइस की बात करें जैसे आपकी कॉपर टी है ना, कॉपर टी को जो यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इन फाइलम सिलेंट्रेटा द बॉडी सिमेट्री। फाइलम सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिमेट्री कैसी होती है? असिमेट्रिकल एंड रेडियल, ओनली रेडियल, बाइलेटरल या फिर रेडियल एंड बाइलेटरल। अगर बात करें हम फाइलम सिलेंट्रेटा की, तो फाइलम सिलेंट्रेटा को हम नाइडेरिया भी कहते हैं। नाइडेरियंस की स्टडी को या सिलेंट्रेटा की स्टडी को हम नीडोलॉजी कहते हैं। अगर बात करें टर्म सिलेंट्रेटा, तो टर्म सिलेंट्रेटा किसने दिया था? ल्यूकॉर्ट ने। टर्म सिलेंट्रेटा ल्यूकॉर्ट ने दिया था, याद रखेंगे। जो सिलेंट्रेटा है इनमें निमेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, निमेटोसाइट सेल्स जो कि इनका ऑफेंस और डिफेंस ऑर्गन्स होती हैं और फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करती हैं, निमेटोसाइट सेल्स। क्लियर। एंड अगर इसकी हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक बार इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। फाइलम सिलेंट्रेटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हाइड्रोजोआ क्लास, स्काइफोजोआ क्लास एंड एंथोजोआ क्लास। हाइड्रोजोआ क्लास के मेंबर्स मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों तरीके के वाटर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अंतर्गत हाइड्रोजोआ में आपका आ जाता है हाइड्रा जो कि कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं एंड ओवेलिया कैसा है? ये फ्री स्विमिंग है, ये कॉलोनी में नहीं है। तो याद रखेंगे हाइड्रा कैसा है? कॉलोनियल है एंड जो ओवेलिया है ये सिलेंड्रेटरी फ्री स्विमिंग है। उसके बाद बात करें स्काइफोजोआ, तो इसके सभी मेंबर्स मरीन हैं और इसमें ओवेलिया आ जाता है, दैट इज स्काइफोजोआ में अरेलिया आता है।
ठीक है, जिसे हम मून जेली या सन जेली भी कहते हैं, या इसे हम जेली फिश भी कह देते हैं। तो ये आपके स्काइफोजोआ में आ जाते हैं, जो सभी मेंबर मरीन हैं। एंड एंथोजोआ के भी सभी मेंबर्स मरीन हैं। इसमें सी कोरल्स एंड सी एनीमोन आ जाते हैं। सी एनीमोन जैसे आपका एडम्सिया, ये सभी आपके क्लास एंथोजोआ के अंतर्गत आते हैं। गोर्गोन्सिया, ट्यूबिपोरा, ये हेलियोफोरा, मेट्रीडियम, ये सभी आपके क्लास एंथोजोआ के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं इनकी सिमेट्री की। तो इनकी बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, दैट इज़ रेडियल। इनकी बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल होती है। और एक बात याद रखना, सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम यहाँ पर नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। एपोलर नर्व सेल देखने को मिलती है, नर्व सेल। क्लियर। यहाँ पर जो ये नर्व सेल है, इसमें एक्सॉन, डेंड्राइन, ये सभी एब्सेंट होते हैं। ये एपोलर नर्व सेल है, जिसे हम साइटोन कह देते हैं। तो फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में सबसे फर्स्ट टाइम हमें नर्वस सिस्टम डेवलप होते हुए दिखाई देता है। क्लियर। ये कैसे होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल है। सो यहाँ पर आपसे सिमेट्री पूछी गई थी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्व कॉर्ड ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर। इनवर्टिब्रेट्स में जो नर्व कॉर्ड है वो कैसी होती है, सिंगल डॉर्सल हालो, डबल वेंट्रल हालो, या फिर डबल वेंट्रल सॉलिड, या फिर सिंगल वेंट्रल सॉलिड। चलिए, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नर्व, अगर बात करें नर्व कॉर्ड की, तो इनवर्टिब्रेट्स में नर्व कॉर्ड डबल वेंट्रल सॉलिड होती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर कॉर्डेट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड कैसी होती है, सिंगल हालो डॉर्सल। याद रखना, सिंगल हालो एंड डॉर्सल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइट ऑफ वेजाइना ऑफ ह्यूमन फीमेल। इनमें से ह्यूमन फीमेल का वेजाइनल पैरासाइट कौन है, ट्राइकोनिम्फा, सिलोनिम्फा, ट्राइकोमोनास, या फिर लैक्टोबैसिलस। तो अगर हम बात करें ट्राइकोनिम्फा की, ट्राइकोनिम्फा तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, गट ऑफ टर्माइट्स। टर्माइट्स के जो हाइंड गट है, इसका पैरासाइट होता है। ये एक प्रोटोजोवंस है, ठीक है। क्लास जूमैस्टिगोफोरा में आता है, जूमैस्टिगोफोरा के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये हाइंड गट ऑफ टर्माइट्स का पैरासाइट है। टर्माइट्स किस क्लास में आते हैं, तो ये क्लास एराक्निडा में फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। जो ट्राइकोनिम्फा पैरासाइट है, ये इसके पास सेलुलोज एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाले कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेलुलोज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है हाइंड गट में टर्माइट्स के, जिससे टर्माइट्स सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। क्लियर। एंड अगर हम बात करें पैरासाइट ऑफ वेजाइना ऑफ ह्यूमन फीमेल, तो ये क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोमोनास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज मैच द फॉलोइंग
सेट 1 एंड सेट 2। सेट फर्स्ट को सेट सेकेंड से मैच करना है। यहाँ पर कुछ आपको मलेरियल डिजीज़ के डॉट्स दिए गए हैं एंड यहाँ पर आपको सेट 2 में मलेरियल पैरासाइट की स्पीसीज हैं जिन्हें आपको मैच करना है। तो जेम्स डॉट हमें कब देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियल ओवेल का जब इन्फेक्शन होता है उस ड्यूरिंग जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें जेम्स डॉट देखने को मिलते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है ना, ए किसके साथ जाएगा? 4। अगर मॉरेसस डॉट की बात करें, मर्सस डॉट, तो ये हमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में देखने को मिलते हैं और सुफनर्स डॉट प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में एंड जीम्स डॉट प्लाज्मोडियम मलेरी में, प्लाज्मोडियम मलेरी में। तो ए फोर्थ, बी थर्ड, C2, D1। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। प्लीज़ आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ oocyte ऑफ प्लाज्मोडियम फ्रॉम स्टमक ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के स्टमक में प्लाज्मोडियम की oocyte की डिस्कवरी किसने किया था और उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था? शॉर्ट एंड ग्राहम, वेंगमी एंड ग्रासी, गॉल्जी या फिर रोनाल्डी रॉस। अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है ये मलेरिया डिजीज़ को कॉज करता है और ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। प्रोटोजोआ, क्लास स्पोरोजोआ, क्लास स्पोरोजोआ के सभी मेंबर्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, क्योंकि जो फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है क्लास सिलेटा, क्लास फ्लैजिलेटा और क्लास स्पोरोजोआ, क्लास अमीबा, ये 4 क्लासेस जो हैं ये इनके लोकोमोटरी ऑर्गन की बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। तो क्लास स्पोरोजोआ के सभी मेंबर्स पैरासिटिक होते हैं और मोस्टली सभी मेंबर्स इंडो पैरासाइट होते हैं, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। बात करते हैं प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम जो है ये इसकी टोटल 60 स्पीसीज़ नोन है, जिनमें से केवल 4 स्पीसीज़ डिजीज़ को कॉज करती हैं। 4 स्पीसीज़ मलेरिया को कॉज करती हैं। ध्यान से सुनना, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये 4 स्पीसीज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स में मलेरिया डिजीज़ को कॉज करती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है ये विनाइन मलेरिया को कॉज करता है। प्लाज्मोडियम ओवेल जो है ये टर्टेरियन मलेरिया को कॉज करता है और प्लाज्मोडियम मलेरी जो है ये क्वाटरनरी मलेरिया को कॉज करता है। एंड जो फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम जो फैल्सीपेरम है ये मैलिग्नेंट मलेरिया को कॉज करता है, या इसी को हम सेरिब्रल मैग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं। क्लियर? और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की बात करें तो इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट सेल में कंप्लीट होती है। इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है। प्राइमरी होस्ट क्या है इसका? फीमेल मॉस्किटो है। प्राइमरी होस्ट फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो। सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट मैन है। मैन में प्लाज्मोडियम की आसेक्सुअल स्टेज कंप्लीट होती है, जबकि प्राइमरी होस्ट में मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल कंप्लीट होती है।
प्लाज्मोडियम में कई लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती हैं। तो प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट स्टेज मैन को इन्फेक्ट करती है और गैमेटोसाइट स्टेज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो को इन्फेक्ट करती है। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं कि जो प्लाज्मोडियम की oocyte स्टेज है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? मॉस्किटो के स्टमक में। इसकी डिस्कवरी सर रोनाल्डी रॉस ने की थी और 1897 में, ठीक है, 1897 में रोनाल्डी रॉस साइंटिस्ट ने की थी और इनको 1902 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप हमें बताएंगे मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चंस है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। इनके कुछ साइंटिस्ट हैं और उनकी थ्योरीज दी गई हैं। गोल्डकेर एंड लॉरेस जो हैं इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? रोलिंग मूवमेंट थ्योरी या फिर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी, सॉल जेल थ्योरी या फिर सरफेस टेंशन थ्योरी। सो ए हमारा किसके साथ करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी दी थी इन्होंने। बर्थोल्ड ने सरफेस टेंशन थ्योरी दी थी एंड जेनिंग ने रोलिंग मूवमेंट थ्योरी दिया था एंड मास्ट पेंटीन ने सॉल जेल थ्योरी दी थी। सॉल जेल थ्योरी अमीबा के मूवमेंट को एक्सप्लेन करती है। अमीबा में मूवमेंट कैसे होता है? स्यूडोपोडिया की हेल्प से। तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये कैसे मूव कर पाता है, इसको सॉल जेल थ्योरी एक्सप्लेन करती है, जिसको मास्ट एंड पेंटीन ने दिया था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए के साथ सेकेंड, बी फोर्थ, सी 1 एंड डी थर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कत्था इज ऑब्टेनेड फ्रॉम द हर्टवुड ऑफ। जो कत्था है ये हम प्लांट की हर्टवुड से प्राप्त करते हैं। तो आपको कत्था का यहाँ पर बॉटेनिकल नेम बताना है ना। कत्था हम किस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं? अकेशिया अरेबिका, अकेशिया ऑरिक्यूलिफॉर्मिस, अकेशिया फ्रेनेंसिना या फिर अकेशिया कटेचू। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कत्था को हम अकेशिया कटेचू से ऑब्टेन करते हैं। आप हमें बताएंगे सुपारी, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं। हम आपको वही क्वेश्चंस दे रहे हैं जो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो इन क्वेश्चंस को आप कितने लॉन्ग टाइम तक याद रखते हो। सुपारी का आपको बॉटेनिकल नेम बताना है। चलिए नेक्स्ट। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ। नेचुरल रबर हम किसके लैटेक्स से ऑब्टेन करते हैं? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा से, रिसिनस क्यूमिनिस से, नीरियम इंडिकम से या फिर हैविया ब्रेंजिलेंसिस से। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हैविया ब्रेंजिलेंसिस से हम नेचुरल रबर ऑब्टेन करते हैं। ये सभी कैसे हैं? फाइकस प्लांट हैं, फाइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉफ़ी प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली। कॉफ़ी प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है? मालवेसी, रुवेसी, सोलेनेसी या फिर थिएसी। जो कॉफ़ी है ये आपके फैमिली रुवेसी से बिलोंग करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फैमिली रुवेसी। अगर आपसे पूछा जाए
टी किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो टी थिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। याद रखेंगे, टी में टी आता है तो आप इससे टी याद रखेंगे, थिएसी फैमिली। कॉफ़ी रुबेसी फैमिली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइबर्स ऑफ कॉटन आर द आउटग्रोथ ऑफ। कॉटन फाइबर किसकी आउटग्रोथ होते हैं? फनकिल्स की, हाइलम, ओब्रीवाल या फिर सीड एपिडर्मिस की। तो हमने आपको बताया था कॉटन गॉसिपियम की बात करें तो ये फैमिली मॉलवेसी से बिलोंग करता है ना, फैमिली मॉलवेसी से। कॉटन फाइबर दो तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग कॉटन फाइबर, लॉन्ग कॉटन फाइबर जिन्हें हम लिंट कहते हैं, लिंट, और स्मॉल या शॉर्ट कॉटन फाइबर जिन्हें हम फुजी कहते हैं। तो कॉटन फाइबर्स कैसे हैं? ये सीड सरफेस से ऑब्टेन करते हैं, ये एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मिस से। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? दैट इज ओब्रीवाल या फिर सीड एपिडर्मिस। देखिए यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं, ओब्रीवाल एज वेल एज सीड एपिडर्मिस। जो कॉटन फाइबर हैं ये सीड एपिडर्मिस से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, और ये ओब्रीवाल के अंतर्गत भी आते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, सीड एपिडर्मिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीना इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स एंड यंग शूट्स ऑफ। लीव्स एंड यंग शूट्स, जो हीना है इसको हम किसकी लीव्स और यंग शूट से ऑब्टेन करते हैं? लाउसोनिया इनर्मिस, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, जिंजीबर ऑफिसनेल, कुरकुमा लॉन्गा। हीना क्या है? दैट इज मेहंदी, है ना। तो मेहंदी को हम किससे ऑब्टेन करते हैं, या मेहंदी का बोटेनिकल नेम क्या है? यहाँ पर मेहंदी प्लांट का बोटेनिकल नेम है लाउसोनिया इनर्मिस। तो हीना हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? लाउसोनिया इनर्मिस से। इसे हम सजावट के लिए यूज़ करते हैं, है ना, मेहंदी लगाने के लिए यूज़ करते हैं, एंड इसको हमको मेडिसिनल पर्पस से भी यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट हैं और उनकी डिस्कवरी या थ्योरीज दी गई हैं, उनसे आपको मैच करना है। फ्रांसिस्को रेड्डी, लुइस पास्चर, रिटर एंड ओपेरिन। तो ओपेरिन ने क्या दिया था? ओपेरिन डिस्प्रूव्ड ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का डिस्प्रूव किया था इन्होंने। तो डी सेकेंड। एंड रीटर ने क्या दिया था? पेंसपर्मिया थ्योरी दी थी, है ना, नहीं, रीटर ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। सो करेक्ट आंसर सी फोर्थ। एक सेकेंड, रीटर ने क्या किया था? दैट इज पेंसपर्मिया थ्योरी दी थी। फिर से देखेंगे एक बार, ओपेरिन ने क्या किया? ओपेरिन ने थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ दिया था, है ना, D1। रीटर ने क्या किया था? रीटर ने पेंसपर्मिया थ्योरी दी थी। एंड लुइस पास्चर ने सॉन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एंड फ्रांसिस्को रेड्डी ने डिसप्रूव ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसप्रूव किया था। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A2 B थर्ड C फोर्थ D1। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर?
एक बार आप भी अच्छे से मैच कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट एंड एनिमल सेल टू कैंसरस सेल रिस्पेक्टिवली। इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मल प्लांट सेल और एनिमल सेल को कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, रिस्पेक्टिवली बताना है आपको। तो पहले हम बात करेंगे प्लांट सेल के लिए, रिट्रोवायरस, ये तो एनिमल सेल को कैंसरल सेल में चेंज करते हैं। एस्चेरिया कोलाई, ये ह्यूमन की कोलन का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नॉर्मल प्लांट सेल को कैंसरल सेल या ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम ब्राउन गॉल डिजीज़ कहते हैं। एंड रिट्रोवायरस जो है ये एनिमल सेल को कैंसरस सेल में चेंज करते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग या डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक के फादर्स कौन हैं, स्टीवार्ड लिन, स्टैनले कोहन, पॉल बर्ग या फिर कैरी मुलिस। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पॉल बर्ग। कैरी मुलिस ने पीसीआर टेक्निक को इन्वेंटेड किया था, है ना, क्लियर। तो चलिए डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और रेस्ट आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।